हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा स्टाफिंग चैप्टर के ऊपर वीडियो नंबर 2 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में, है ना। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उस वीडियो में हम लोग स्टाफिंग के बारे में, स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में और HRM ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे और उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस के बारे में भी जाना। आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो और आपके लिए फ्रूटफुल हो पाएगा। तो बात करें, आपको इसका लिंक इसके लिए आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिजनेस स्टडी चैप्टर 6, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बात करें या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे बात करें तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि स्टाफिंग में हम लोगों ने सीखा क्या। स्टाफिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टाफ ही है जो डिफरेंस क्रिएट करता है और ये मेक श्योर करता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाओगे। क्योंकि अगर आपके यहाँ क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस मुकाम तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कभी ना कर पाए। तो बात सिंपल सा है भाई कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ अगर तगड़ा है तब ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, हर मुकाम को हासिल कर पाओगे। और ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ अगर कामचोर है, नालायक है, निकम्मे हैं आजकल के स्टूडेंट की तरह, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। सब जैसे तैसे काम चलते रहेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। कल को अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो आखिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए आखिर कौन सा प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो। तो बेसिकली इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर स्टाफिंग प्रोसेस एज अ मैनेजर कल जब आप मैनेजर बन जाओगे तो एज अ मैनेजर आपको स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या परफॉर्म करना होगा। तो स्टाफिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला आपका लाइन दे रहा है, स्टाफिंग प्रोसेस इज रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। स्टाफिंग को बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी बोला जाता है। स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। व्हाई स्टाफिंग इज कंसीडर्ड एज लाइन एंड स्टाफ एक्टिविटी। क्योंकि स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर मैनेजर के द्वारा ये स्टाफिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि आपको पता है स्टाफिंग जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हर मैनेजर परफॉर्म करता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं और उसमें स्टाफिंग भी आता है, यानी कि स्टाफिंग के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। स्टाफिंग पे ही डिपेंड करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसलिए चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे मैनेजर्स इसको परफॉर्म करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस को, इसलिए इसको लाइन एक्टिविटी कहा गया। और स्टाफ एक्टिविटी इसलिए क्योंकि इसके लिए कभी कभी बड़े जब लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है तो वहां पे HRM डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दिया जाता है जिसका काम होता है स्टाफ सेलेक्ट करना, इसलिए हम लोग इसको स्टाफ एक्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। बिकॉज अदर फंक्शन, जैसे क्या कह रहा है, अदर फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग इज ऑल्सो परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। इफ स्टाफ एक्टिविटी, इट इज स्टाफ एक्टिविटी, इसको स्टाफ एक्टिविटी बोलते हैं बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो लाइक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जिस तरीके से फाइनेंस, देखो सिंपल सा फंडा है, लाइन एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं, यहां से शुरुआत हो रहा है स्टाफिंग प्रोसेस का। स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे मैनेजर को, सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजर्स हैं, सारे मैनेजर्स को ये परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं वैसे स्टाफिंग। एंड दूसरा क्या कह रहा है, इसको स्टाफ एक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके से
मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसी तरीके से ह्यूमन मैनेजमेंट भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी भी स्टाफ एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि स्टाफ को सेलेक्ट करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब टोटल अगर प्रोसेस की बात करें तो टोटल आपका 5 प्रोसेस है ना। 5 प्रोसेस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, एंड सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब देखिए, स्टाफिंग जब आप सेलेक्ट कर काम करते हो तो सबसे पहला काम आपका होता है, आप मैन पावर रिक्रूट करोगे, फाइंड आउट करोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आखिर कितने मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, कितने एम्प्लॉय को आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना है, तो फिर आप सेलेक्ट कैसे करोगे, आप इंटरव्यू कैसे लोगे। तो कहीं ना कहीं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट तो है, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, किस टाइप के एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लीजिए 50 सेलेक्ट कर लेंगे, 50 एम्प्लॉय सेलेक्ट करना, 50 एम्प्लॉय आपको ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है। दूसरा बात आता है कि वो एम्प्लॉय का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको कहाँ काम करना। अब जिस डिपार्टमेंट में काम करना, उस डिपार्टमेंट के अनुसार उसके पास क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, स्किल रहना चाहिए। तो दूसरा, 2 बातें होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना, फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप ऑफ द एम्प्लॉय नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। आने वाले समय में कितने एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट होगा, इसकी बात ध्यान में रखना। और साथ ही साथ उनका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, ये सब भी हम लोग बहुत बखूबी ध्यान में रखते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर ले और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी ध्यान में रखें। और साथ ही साथ हम लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी जॉब मिले, वुमेन फोर्स को भी जॉब मिले, एंड माइनॉरिटी को भी जॉब मिले। अब बात करें नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्ट कैसे करेंगे सर, जैसे 50 एम्प्लॉय चाहिए, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए 3 काम करना आपको, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन, कंपेयरिंग। वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस कहने का मतलब कितना लोड है आपके पास, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, जो जैसा काम है उस काम के हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्कलोड है। तो मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 90 लोगों का रिक्वायरमेंट है, 90 वर्कर का रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया वर्कलोड, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है उसके उस काम को करने के लिए आपको 90 वर्कर का जरूरत पड़ेगा। वर्कफोर्स एनालिसिस कहने का मतलब कितने वर्कर अभी काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए 50 वर्कर अभी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो 50 अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो आपको कितने वर्कर का रिक्वायरमेंट है, 40 वर्कर का रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट। तो वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कितना फोर्स है अभी, और लास्ट में कंपैरिजन करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने वर्कर का रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया आपका वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन करने वक्त हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा इंप्लॉय है, कंपैरिजन किए, मान लीजिए हमको 90 वर्कर का जरूरत था, 120 वर्कर है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ट्रांसफर करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में, और अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां भी इंप्लॉय ज्यादा है, तो रिजेक्शन करेंगे, रिजेक्ट करेंगे लोगों को कि नहीं आप निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठा के आप सैलरी नहीं ना दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। और अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है, तो आप क्या करोगे, आप उस 40 एम्प्लॉय को, जैसे 40 वर्कर का रिक्वायरमेंट है, तो उस 40 एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, किस तरीके का उस बंदे को काम करना है और किस तरीके का उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करें ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग, तो दोनों प्रॉब्लम होता है, दोनों केस में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ रखें तो भी दिक्कत है और अंडर स्टाफ रखें तो भी दिक्कत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा ढंग से। नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट मतलब होता है
आप पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, इसमें थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 अकाउंटेंट्स का रिक्वायरमेंट है, 5 अकाउंटेंट का मुझे रिक्वायरमेंट है। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब पहले समझेंगे। मेरे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे। एडवर्टीजमेंट देंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग आए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। जब तक उनको जानकारी ही नहीं होगा वो लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे ही नहीं कि हाँ वेदांता कॉमर्स में अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंड्यूसिंग पीपुल, इनवाइटिंग पीपुल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन। अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन कहने का मतलब आप आइए मेरे यहाँ, जॉब का वैकेंसी खाली, आप आइए मेरे यहाँ काम करिए। अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन। अब बात आती है, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। अब देखिए 5 एम्प्लॉय का, 5 अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, मात्र 10 रिज्यूम आया, मात्र 10 लोग अप्लाई किए, तो मात्र 10 लोगों में से हमको 5 को सिलेक्ट करना है। तो हो सकता है कि थोड़ा वो वेल क्वालिफाइड बंदे ना सिलेक्ट हो, पर 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया और उन 200 में से 5 को सेलेक्ट करेंगे, तो बताओ बेस्ट कहां से सिलेक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट कहां से सिलेक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन जब 200 एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होगा। तो रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए मेरे यहाँ वैकेंट जॉब पोजीशन है, उसमें आप अप्लाई करिए। अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा, अभी सिर्फ अप्लाई करवा रहे हैं। तो आप इसमें चूंकि लोगों को इनवाइट करते हैं, इसलिए आप इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोल सकते हैं। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब नेक्स्ट आती है कि बात ये आती है कि सब एडवर्टीजमेंट कहाँ करें। एडवर्टीजमेंट करें तो कहाँ करें, तो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में कर सकते हो। आज के डेट में इंटरनेट का यूज होता है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। जैसे नौकरी.com, नौकरीजॉब.com है, सरकारीजॉब.com है, बहुत सारा है ये। फिर उसके बाद अगर देखिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोगों का ना मैगजीन्स आता है, जर्नल आता है, मैगजीन जो बुक आता है ना, जर्नल उसको भी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर लोगों का मैगजीन अलग, अकाउंटेंट लोगों का मैगजीन अलग, इंजीनियर लोगों का मैगजीन अलग होता है ना। तो डॉक्टर लोगों का जो मैगजीन होता है उसमें डॉक्टर से रिलेटेड बातें होती हैं। उसी तरीके से अकाउंटेंट लोगों का जो जर्नल होता है, जैसे एक जर्नल निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो जर्नल होगा उसमें आप एप्लीकेशन दे दीजिए, वो एडवर्टीजमेंट दे दीजिए। क्योंकि वो जर्नल कौन पढ़ेगा, अकाउंटेंट पढ़ेगा, और अकाउंटेंट के ही जर्नल में आप एडवर्टीजमेंट दे दिए तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अकाउंटेंट लोग जो है बिजनेस न्यूज भी देखता है, बिजनेस फील्ड से रिलेटेड होता है, तो बिजनेस न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दे दीजिए। यानी कि आपको सही जगह पे एडवर्टीजमेंट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। अब आप एडवर्टीजमेंट, चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट करोगे न्यूज चैनल पे, तो क्या चॉकलेट बिकेगा? चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी प्रोडक्ट का अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आपको कार्टून नेटवर्क में एडवर्टीजमेंट करना होगा, क्योंकि बच्चे लोग कार्टून नेटवर्क देखते हैं और बच्चे लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है कि नहीं। तो सिंपली रिक्रूटमेंट कहने का मतलब इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स। कंक्लूजन में यही है कि इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल होगा उतना ज्यादा बेस्ट क्वालिफिकेशन, बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा रिजेक्ट करेंगे और उनमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको अलग अलग जगह, डिपेंड करता सिचुएशन पे कि आप किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन कहने का मतलब सेलेक्ट करना, जितने भी लोग जो अप्लाई किए हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई किए हैं, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। और सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व टेस्ट एंड इंटरव्यू लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप सिलेक्शन तगड़ा किए हैं ना, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये हो जाता है कि कैंडिडेट को ये फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को लेकर कितना कॉन्शियस है, कितना सचेत है, कितना सीरियस है। जैसे आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ और बहुत लेंदी प्रोसेस, बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट हुआ, बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यू हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको एक फील हो जाएगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतना तगड़ा सिलेक्शन हो रहा है
तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में टास्क भी बेस्ट लेवल का होता होगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस को दो मायने में हम लोग बेस्ट तरीके से सेलेक्ट करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पहला तो सिलेक्शन होना चाहिए इसलिए अच्छे से क्योंकि बेस्ट कैंडिडेट आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा ये फीलिंग आना चाहिए उनमें कि भाई आपको सीरियसनेस पता चल जाए ऑर्गेनाइजेशन का। देखो क्या कह रहा है, it refers to the choosing the most employee candidate to fill the vacant job position. The selection is done through the process called which involve test and interview. अब हम लोग ये सिलेक्शन प्रोसेस क्यों करते हैं? टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, बेस्ट जितना भी रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आया उसमें बेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए, और to make selected candidate realize that how seriously things are done in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में कितना सीरियसली काम होता है। अच्छा, सिलेक्शन को जो है वो निगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव प्रोसेस। निगेटिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिलेक्शन में हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं, जो लोग अप्लाई किए उसको रिजेक्ट करते हैं और बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो चूंकि कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं उससे कम कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, इसलिए इसको निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप रिजेक्शन कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देखो, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इनवाइट करते हैं कि आइए आइए आइए, इनवाइटेड है आप, ज्वाइन करिए, मतलब अप्लाई करिए। और सिलेक्शन में उन्हीं लोगों को रिजेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव प्रोसेस, और ये हो गया निगेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मतलब होता है, दोनों अलग अलग वर्ड है। प्लेसमेंट मतलब उनको जॉब का टर्म्स एंड कंडीशन बताना, सैलरी फिक्स करना, कितना देर आपको काम करना है, और अपॉइंटमेंट लेटर देना। सिंपली जब किसी भी बंदे का प्लेसमेंट होता है, कल को आप ही का प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा वहां पे सबसे पहले आपको जॉब में कितना सैलरी मिलेगा ये बता दिया जाएगा, किस लोकेशन पे काम करना है, कितना देर काम करना है, किस टाइप का काम होगा, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जॉब का, ये सारी बातें बताई जाती है। और इसके साथ आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। मगर ओरिएंटेशन मतलब होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जैसे आप नया नया सेलेक्ट हुए तो आपको इंटरेक्ट कराना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ, जो पहले से काम कर रहे हो उनके साथ मेल मिलाप कराना कि चलिए ये बंदा आया है, ये नौजवान आया है, आपके साथ मिल के काम करेगा, इनका ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ से पढ़ के आए हैं और आज से आपका ये मैनेजर है या फिर सुपरवाइजर है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ जो इंटरेक्शन कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। और ये जनरली क्यों किया जाता है? क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो फैमिलियर हो जाए, नए एम्प्लॉय के बारे में जान ले, और नया एम्प्लॉय भी जान ले कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के वर्कर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बिलोंगिंगनेस और फैमिलराइज हो जाता है नया एम्प्लॉय, उसके अंदर में किसी तरीके का हेसिटेशन नहीं होता। और जनरली इसके लिए क्या करता है, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया, और अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या करेगा, बंदा जो उसको सेलेक्ट किया है वो अपने साथ में ले जाके उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन घुमा देगा कि देखो यहाँ पर ये काम होता है, वहां पर वो काम होता है। और बेसिकली ये सब एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं ऑलरेडी। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोसेस। रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना, किसके साथ? इंट्रोडक्शन है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ। एंड लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना। अब देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है ना, दोनों एक साथ हमेशा यूज करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये वर्ड हमेशा हम लोग एक साथ यूज करते हैं, पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग वर्ड है। ट्रेनिंग मतलब होता है कि सिर्फ आज जो आप काम कर रहे हो उस काम को ध्यान में रख के आपको ट्रेनिंग दिया गया कि हाँ आप ये काम कर सके, इसलिए आपको ट्रेनिंग दिया। पर डेवलपमेंट जो है ना वो करेंट पोजीशन को ध्यान में रख के नहीं होता। डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है और डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है, पर डेवलपमेंट कभी गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो गोल ओरिएंटेड नहीं होता, और वो आप जैसे जैसे बढ़ोगे, जैसे जैसे सीखोगे चीजें, वैसे वैसे आप डेवलप करते चले जाओगे। पर ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो ये चीज का ट्रेनिंग मिल रहा है, इसलिए वो गोल ओरिएंटेड होता है, उसी चीज के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलता है, और ट्रेनिंग से ही डेवलपमेंट होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं। अब ये बताओ,
हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए हम पहले कहीं और काम कर रहे थे, आज कोई कंपनी में, अलग कंपनी में ज्वाइनिंग लिए, तो हो जाहिर सी बात है वहां का काम करने का तरीका और यहाँ का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड होता है। सबसे पहले तो मोटिवेट होगा, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा, अगर आपको आपका बॉस ट्रेनिंग देता है तो। और साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उसका काम करने का क्षमता बढ़ता है, क्योंकि आपको अगर ट्रेनिंग मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आपका हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपना बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम कर पाओगे। आप जो चीज नहीं सीखे थे वो चीज सीख पाओगे, जो चीज मार्केट में नया आ रहा है, क्योंकि आपको पता हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है, तो जो नया टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो काम करना चाहिए वो चीज आप सीखते हो। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, इंप्रूव देयर स्किल, है ना। और अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉय, ये अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉय होता है, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करता है उनका, और अपने कैरियर में बहुत कुछ सीखते हैं उससे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में हैव द होस्टिंग। अच्छा, बात करें ट्रेनिंग की तो दो तरीके से ट्रेनिंग होता है। बहुत लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जैसे टाटा इंडस्ट्री, फिर उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये सब क्या करते हैं ना, अपना ट्रेनिंग सेंटर रखते हैं कि मेरा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा, हम अपना ट्रेनिंग सेंटर में अपना भेज देंगे। एचडीएफसी अपने बैंक के एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग देता है, जो भी एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में काम करते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलता है। अब एचडीएफसी में चूंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका अपना ट्रेनिंग सेंटर है, मगर छोटा बैंक जैसे उत्कर्ष बैंक, छोटा बैंक है, ये लार्ज स्केल पे अभी नहीं है, तो यहाँ के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने के लिए ना एक ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है, और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर जो है किसी और का रहता है, बस उस ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनर है उसको बता दिया जाता है कि आपको इस एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रेन करना है, और वो ट्रेनिंग मिल जाता है सारे एम्प्लॉय को। तो दो तरीके से ट्रेनिंग होता है। अगर आपका लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर रख सकते हैं, और अगर स्मॉल स्केल पे आप काम करते हो तो जाहिर सी बात है आपको किसी और ट्रेनिंग सेंटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये 5 प्रोसेस था। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, है ना, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड लास्ट था आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बात करें, अगर मान लीजिए जैसा कि हम लोग कल जाने थे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटे स्केल पे काम कर रहा है तो वो स्टाफिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है, और अगर लार्ज स्केल पे है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईटीसी हो गया, कैडबरी हो गया, टाटा इंडस्ट्री हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए, तो ये सब जो है वो लार्ज स्केल पे काम करता है। तो है ना, लार्सन एंड टूब्रो हो गया। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि एम्प्लॉय कितना रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करना, वो उनका काम ही होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होता है, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स होता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना काम होता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम होता है कि सिर्फ वो सिलेक्शन करे और एम्प्लॉय का कितना रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का एम्प्लॉय है, उसको ध्यान में रख के सिलेक्ट करे। मगर अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वो उसी काम को किसी मैनेजर के द्वारा करवाता है, और उसको बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वहां पर किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो उस केस में उसको स्टाफिंग प्रोसेस के अलावा ये 3 प्रोसेस और फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल भी करना पड़ेगा, है ना, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग भी करना पड़ेगा, और कंपनसेशन भी देखना पड़ेगा। चलिए, कहने का मतलब अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ है, तो सिर्फ 5 प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो पढ़े हैं वो हो जाएगा। मगर आप अगर स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ कोई एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप जो है वो 5 एक्टिविटी तो करोगे ही, मैन पावर एस्टिमेशन,
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन तो करोगे ही, उसके अलावा ये 3 काम और करोगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजर करना, इवेल्युएट करना कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम कर रहा है कि नहीं, ये देखना। क्योंकि अगर मान लीजिए हम आपके यहाँ छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमको कोई जज नहीं कर रहा, कोई इवेल्युएट नहीं कर रहा, मेरे काम करने के शैली को कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और हो सकता है कि कल को बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम ना करें। तो कह रहा है आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस द जॉब सम of the job for sometimes there is need that employee performance must be evaluated. एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होता है इवेल्युएट करना। परफॉर्मेंस अप्राइजल रेफर्स टू इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट मतलब पता करना, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आपको जॉब दिया गया, आपको 10 यूनिट पर डे बनाना चाहिए, मगर आप 12 यूनिट बना रहे हो, 15 यूनिट बना रहे हो, तो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड से अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको अप्रिसिएट करना चाहिए। पर अगर आप 10 यूनिट के बदले 8 यूनिट 6 यूनिट बना रहे हो, तो आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा, आपको साथ ही साथ ट्रेनिंग का जरूरत है तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आपको गाइड किया जाएगा। द स्टैंडर्ड आर मेड टू नो द एम्प्लॉय इन एडवांस, सुपीरियर प्रिपेयर फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। और सुपीरियर जो होते हैं ना, फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल करेंगे और उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट बनाएंगे और ये जज करेंगे कि इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का जरूरत है कि नहीं, और अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको डेवलपमेंट दो, प्रमोशन दो, और उसको आगे अप्रिसिएट करो। तो कहीं ना कहीं फीडबैक रिपोर्ट कहने का मतलब, फीडबैक रिपोर्ट क्यों बनाएगा, तो एक सुपीरियर फीडबैक रिपोर्ट तो पहले उसका काम करने का शैली देख के बनाता है, और अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करो, सैलरी दो, अप्रिसिएट करो, और अगर खराब काम कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग दीजिए, डेवलपमेंट दीजिए, ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। भाई अगर परफॉर्मेंस अप्राइजल में पता चला कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें प्रमोशन भी देना बहुत जरूरी है। प्रमोशन मतलब क्या होता है, आप पहले सुपरवाइजर थे, आपको मैनेजर बना दिया गया, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया, जॉब पोजीशन भी बढ़ गया, पावर भी बढ़ गया, और सैलरी भी बढ़ गया, डेजिग्नेशन भी बढ़ गया। और ये प्रमोशन जो है ना, वो कैसे चलता है, वो बनता है फीडबैक रिपोर्ट के हिसाब से, है ना। देखो क्या कर रहा है, प्रमोशन रेफर्स टू द बीइंग प्लेस्ड एट द हायर जॉब पोजीशन, मोर पे, मोर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड, है ना, फीडबैक रिपोर्ट एंड ऑफ द एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस के हिसाब से दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर जॉब पोजीशन, है ना, कि आपको प्रमोशन कोई क्यों देगा, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है सैलरी। अब आपको सैलरी जो है ना, वो सैलरी आपके काम के अधीन मिलना चाहिए, यानी कि आप जैसा काम करोगे वैसा आपको सैलरी मिलना चाहिए, जैसा काम वैसा दाम, सुने है ना। तो जैसा काम करोगे उसके हिसाब से अगर सैलरी नहीं मिल रहा है ना, अगर कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं मिल रहा, आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो, आपका दोस्त भी दूसरे कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है और उसको 50,000 का सैलरी मिलता है और आपको 20,000 का सैलरी मिलता है, तो क्या वो मैनेजर कहलाने लायक है? क्या आप मैनेजर कहलाने लायक हैं? क्या आपको वो उतना कंपनसेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन मतलब सैलरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और सैलरी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट सैलरी और इनडायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट एंड इनडायरेक्ट पेमेंट होता है। डायरेक्ट जो आपको सैलरी और वेजेस के फॉर्म में मिल रहा है, मगर इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट वो होता है जैसे आपको कंपनी कह दिया कि आपका मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि आपको या आपके परिवार को कुछ होता है मेडिकली, तो उसका ट्रीटमेंट कंपनी कराएगी, आपको हॉलीडे टूर दे दिया गया, आपको रहने के लिए क्वार्टर दे दिया गया, तो ये भी एक तरीके का पेमेंट ही है। मगर ये जो पेमेंट है मॉनिटरी टर्म में नहीं है, पैसे के टर्म में नहीं है, इसमें आपको क्या कर दे दिया गया? मेडिकल फैसिलिटी दे दिया गया, आपके बच्चों का स्कूल फी पे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कंपनसेशन है, मगर इनडायरेक्टली मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा, आपके पॉकेट में ये पैसा नहीं आ रहा, मगर आपका खर्च कंपनी बियर कर लिया, है ना। और मैनेजर जो है वो सैलरी फिक्स करता है,
डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, है ना, एंड क्वालिफिकेशन। अब देखिए दो तरीके का पेमेंट होता है फाइनेंशियल पेमेंट, टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड कहने का मतलब जैसे हम लोग टीचर्स लोग का सैलरी जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है। जैसे आप ट्यूशन फी जो पे करोगे या फिर स्कूल में जो पेमेंट मिलता है हमको, कहीं ना कहीं वो टाइम बेस्ड रहता है। एक महीना पूरा हुआ पैसा मिल गया, एक महीना हुआ पैसा मिल गया, तो ये टाइम कंप्लीट हुआ पैसा मिलेगा। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब काम करो पैसा लो। आज 10 यूनिट बेचोगे, मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि जितना यूनिट बेचोगे उस पर 500 रुपये आपको मिलेगा, तो आप 10 यूनिट आज बेचे तो 500 के हिसाब से आपको 5000 मिलेगा, और 2 यूनिट बेचे हैं तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। अगर आपने एक ही यूनिट बेचा तो आपको मात्र कितना मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। तो जैसा काम वैसा दाम, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस आपका आज बहुत अच्छा था तो 5000 रुपया मिला, परफॉर्मेंस घटिया था तो एक ही यूनिट मिला, 500 रुपया मिला, ठीक है, और नहीं काम किए तो नहीं मिला। तो कोई कोई कंपनी टाइम बेस्ड फॉलो करता है और कोई कोई कंपनी परफॉर्मेंस बेस्ड फॉलो करता है, और कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो दोनों फॉलो करते हैं। कहते हैं जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो वाटर प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनी में, तो वो वाटर प्यूरिफायर क्या बोला कि देखो तुम जो एजेंट हो, तुम सेल्स एजेंट हो, तुमको 8-10 हजार रुपया सालाना देंगे कम से कम। अब बताओ 10,000 रुपया में कौन काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा। मगर कंपनी बोला आप एक प्यूरिफायर बेचेंगे आपको 2000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, एक प्यूरिफायर पे 2000 रुपया एक्स्ट्रा, और मान लीजिए महीना में वो 15 प्यूरिफायर बेच दिया तो 30,000 रुपया तो ऐसे ही हो गया, है ना। 30,000 रुपया इधर से हो गया, 10,000 का सैलरी, तो टोटल उसको कितना मिला, 40,000 रुपया मिल गया, 40,000। तो इसमें आप देखो कि एक महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ 10,000 मिलेगा, और चूंकि 15 प्यूरिफायर बेचा तो 30,000 रुपया अलग, अगर 20 प्यूरिफायर बेचता तो 40 और 10 50 मिलता। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, टाइम बेस्ड का भी, ये हो गया टाइम बेस्ड, और ये हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड, है ना। तो दोनों हिसाब से भी काम चलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि आपके हम उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, आपको जो भी बताएं आपको क्लियरली समझ में आया है, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरीके का फीडबैक है तो, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे अप्रिसिएशन मिलता है यार, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।